दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है और उनका ये दूसरा कार्यकाल है। और जब से ट्रंप ने शपथ लिया उसके पश्चात जिस तरह के उन्होंने फैसले सामने आए हैं, जो उनकी बात सामने आई है, उसने दुनिया की जो राजनीति है उसमें कहीं न कहीं हलचल पैदा कर दी है। और खास तौर से भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण उनके कुछ फैसले हैं, जो भारत के पे भी उसका बड़ा गहरा असर निश्चित रूप से सामने आएगा। चाहे हम बात करें अप्रवासी जो लोग हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, को लेकर भी तमाम तरह की उन्होंने बात कही है। अवैध अप्रवासी की बात कही है और साथ ही नागरिकता को लेकर भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला किया है कि जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी अमेरिका के जो जन्म लेते थे बच्चे, उसको लेकर भी उन्होंने अपने फैसले सामने रखे हैं। और उसका भी भारतीय जो जनमानस है, जो वहाँ अमेरिका में रहता है, उस पे बड़ा उसका गहरा असर पड़ेगा। साथ ही टैरिफ लगाने की बातें कही हैं, कनाडा को लेकर, पनामा को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर, आप सभी जानते हैं उनके बयान लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। साथ ही डब्ल्यूएचओ के अंदर भी उन्होंने जो उनकी जो सहभागिता थी अमेरिका की, उसको भी उन्होंने वापस विथड्रॉ कर लिया है। तो तमाम तरह की जो राजनीतिक विषय हैं और साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप के जो फैसले हैं, उसका क्या राजनीतिक तौर पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और भारत के दृष्टिकोण से भारत पर उन फैसलों का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ गुजरात से गिरीश जोशी जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो गिरीश जी, ट्रंप ने आखिरकार शपथ ले ली है और ट्रंप की शपथ के पश्चात जिस तरह से फैसलों की उन्होंने झड़ी लगाई है, मतलब एक थोक में कहते हैं ना, एक थोक मुश्त उन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका असर व्यापक रूप से दिखाई देगा। और भारत के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं, जो नागरिकता को लेकर है, कि भारत के बहुत बड़ी एक संख्या अमेरिका में रहती है, तो उसको पर क्या उसका असर दिखाई देगा और ट्रंप की जो शैली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में और इसका क्या पूरी दुनिया की राजनीति पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर किस तरह से आप उसका पूरा प्रभाव देख पा रहे हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, फर्क तो ट्रंप ने अपने आने के पहले भी अनाउंस किया था। उसके पहले भी जो 4 साल वो रहा था, तब उसने अपनी पॉलिसीज डिक्लेयर करी हुई थी। अब वो मेक अमेरिका ग्रेट के चक्कर में उसने सारे ये फैसले लेने हैं, लेकिन वो कहां तक कारगर रहेंगे वो समय बताएगा, क्योंकि उनका डिपेंडेंस आप देखिए। उसको अपना अमेरिका बड़ा करने से तो चाइना से दुश्मनी निभाने में बहुत ज्यादा शौक है, ऐसा लगता है। आप इतिहास में चले जाए तो 2008 में पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा क्रूड का भाव $140 पर बैरल पहुंचाया गया था, सिर्फ रशिया की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए। तब से आप समझ लीजिए कि रशिया और चाइना दोनों मिलके ये तय कर चुके थे कि भाई डॉलर का डोमिनेंस ही खत्म कर दो, क्योंकि डॉलर से टेररिज्म हो रहा है। आपको जिसकी मर्जी पड़ती है वर्ल्ड बैंक और IMF लोन दे देते हैं, लोन देने के बाद अपनी कंडीशंस रखते हैं, और उस देश को आगे ना आने देने का सबसे बड़ा हथियार वो डॉलर में यूज करते थे, सैंक्शन में यूज करते थे। तो इससे निकलने का रास्ता अब दुनिया कर चुकी थी। धीरे से रह के आपने चाइना पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाइना ने अपने आप को प्रोडक्शन की वर्ल्ड की फैक्ट्री बना ली। उसके पास रेयर मटेरियल थे, और उसकी जो नीति थी, जो अमेरिका करता था कि उसने कम से कम 130 जगह पे 350 अपने नेवल बेस बना के रखे। तो चाइना की, अमेरिका की ये थियरी थी कि भाई आप लोग असुरक्षित हो, आपका देश खतरे में है, हम आपको बचाएंगे। ये थियरी से वो सब जगह घुस के बाद में वो दम मारते थे। चाइना ने उसका उल्टा करना शुरू कर दिया। चाइना ने सब जगह जाके बोल दिया कि भाई मैं आपसे माल लूंगा, आपको मैं डेवलपमेंट करके दूंगा। तो आप समझ लीजिए 45 अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में लास्ट 20-25 साल से एक तो उन्होंने अफ्रीका का एक जॉइंट यूनियन बनवा दिया। उसने 5 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइनें डाल दी। वो उसका भी फायदा था कि अफ्रीका सबसे ज्यादा मिनरल रिच है कंट्री, तो वहां से वो पूरा जो खदान का माल था वो उठाता था। उनको हाईवे बना के दिया, रेलवे बना के दिया। तो अब ये फर्क लगने लगा देश को कि चाइना हमको व्यापारी बनाना चाहता है और अमेरिका हमको डरपोक बनाना चाहता है। तो इसके बीच में जो चॉइस आ रही थी, उसके बीच में ये ब्रिक्स खड़ा हुआ। ओरिजिनली ब्रिक्स जो है वो मनमोहन सिंह के वक्त से खड़ा हुआ था, और इसी के नेबरहुड में जो ब्राजील था, ब्राजील उनसे परेशान था, अर्जेंटीना परेशान था, क्योंकि वो सबको दादागिरी कर रहा था। तो उन्होंने धीरे से रह के ये सब मिलके इन्होंने ब्रिक्स बना दिया, जिसमें ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका जमा थे। तो ये होने के बाद इन्होंने ये तय कर लिया कि हम लोग आपस में धंधा करेंगे, और इसका रास्ता भी हम लोगों ने ही दिखाया था। जब तुमने ईरान पे सैंक्शन डाल दिया, और ईरान क्योंकि हमारा बहुत ही पुराना सहयोगी रहा है,
तो उन्होंने कह दिया ठीक है हम आपको गेहूं दे देंगे, आप हमको ऑयल दे दो, और ये बार्टर चला क्योंकि उसमें अमेरिकन पॉलिसी में उस पर सैंक्शन नहीं लग सकता है। तो ये रास्ता हमने दुनिया को दिखा दिया कि डॉलर नहीं चाहिए तो आप अपना बार्टर कर लो। तो ये सिस्टम से चलते चलते हम लोग इस जगह पे आ गए कि अभी 40%, 40% पॉपुलेशन और 35% जीडीपी आपके ब्रिक्स नेशंस के अम्ब्रेला के नीचे आ गए। अब वो अगर हम आपस में धंधा करने लगेंगे तो सबसे बड़ा डर जो ट्रंप को ये है कि वो डॉलर खत्म होने आएगा, इसलिए वो बार बार धमका रहा है कि मैं 100% ड्यूटी लगा दूंगा जो ब्रिक्स के साथ जाएगा। लेकिन अब वो बहुत देर हो चुकी है। अब ये मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें, क्योंकि ये रास्ता निकल गया, धंधा करने लग गए। नाइजीरिया चाइना के साथ धंधा कर रहा है, ईरान धंधा कर रहा है रशिया और चाइना के साथ। और सबसे बड़ा डर जो था कि जो तेल का आवक जावक होता था जो रेड सी में से या इंडियन ओशन में से, अटलांटिक में से, उसमें सोमालिया के पास हूती वगैरह को चढ़ा के ऐसे करा दिया गया था कि वो सेफ नहीं था, वहां से दिक्कत हो रही थी। तो चाइना और रशिया ने मिलके लास्ट 5 साल में गैस और ऑयल की पाइपलाइन रशिया से चाइना तक डाल दी। अब चाइना को दरिया में जाने की कोई डर है नहीं। अगर आप सैंक्शन भी लगाओगे तो उसकी इकोनॉमी तो पाइपलाइन से चलेगी, अभी आप उसका करोगे क्या? तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा इंडिया को। तो अब यहाँ से कमजोर कड़ी कौन सी है ब्रिक्स में तोड़ने के लिए? तो वो इंडिया है। वो पूरी अमेरिका की जो थियरी है वो कि इंडिया का कैसे भी करके गला पकड़ो। अब मोदी जी को नहीं बुलाने के पीछे भी यही मैसेज था कि भाई आप मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं आपको परेशान करूंगा। लेकिन वो परिस्थिति में अभी अमेरिका है नहीं, क्योंकि 75% आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल वर्ल्ड के चाइना दे रहा है। आपके रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो सारे उसको प्रोसेस करने का टेक्निक चाइना के पास है। तो आप कब तक दादागिरी करोगे? और जैसे इन्होंने बोल दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में मैं सब बनाना शुरू कर दूंगा, उन्होंने ऑयल वगैरह जो पुराने फील्ड थे उनको शुरू कर दिया, तो आप निकालोगे, आप कंज्यूम करोगे, लेकिन डॉलर में अगर कोई लेने को तैयार नहीं होगा तो आप बेचोगे किसको? तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक इश्यू हो गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका वर्सेस ब्रिक्स। अभी आपने ये कर दिया कि आपने ये दुश्मनों, अपने पड़ोसियों से भी दुश्मनी कर ली। जो आज इंडिया की परिस्थिति है वही आपकी अमेरिका की है। आपने कनाडा से तो आपका एग्रीमेंट है, कनाडा और मेक्सिको के साथ आपका एग्रीमेंट है कि वहां पे फ्री ट्रेड भी काफी आइटम्स चलती हैं। अब आप उसको भी बंद कर रहे हो। लेकिन ये अमेरिका भूल गया कि बहुत साल पहले चाइना ने आके ऑलरेडी कनाडा में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करे, फैक्ट्रियों जो ईवी व्हीकल्स बन रहे हैं वो कनाडा में बन रहे हैं। तो आप किस किस पे बैन डालोगे? अगर बैन डालोगे तो आप ही अकेले पड़ जाओगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। ट्रंप अभी नए नए आए हैं, वो सब बता रहे हैं। तो इनका जो खर्चा कम करने का जो रास्ता है कि अभी अगर अमेरिका को खर्चा बचाना, क्योंकि उनका सोशल स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में वो कितना ही साहूकार बना फिरता है, लेकिन 44%, 100 रुपये में से 44 रुपया उसका तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है। ऊपर से आपका सोशल, वहां पे आपको मेडिकल फ्री है, आपको एजुकेशन फ्री है, आपको सोशल लिविंग फ्री है। वो सब खर्चे कम करने के चक्कर में उनके पास एक ही रास्ता था कि भाई बाहर वालों को बाहर निकालो। कम नहीं है, करीब 2.25 लाख लोग हैं वहां पे, सिर्फ इंडिया के नहीं, काफी दुनिया भर के जो गए। और वहां पे ये 150 साल से ये पॉलिसी थी कि भाई जो भी आदमी परेशान है वो अमेरिका में आके कमा सकता है और वो रह सकता है, हम सबको वेलकम करते हैं। अब उस पॉलिसी को 150 साल की ट्रंप रिवर्स करना चाहते हैं। कहां तक वो सक्सेसफुल होंगे ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ट्रंप की जो स्टाइल है वैसे ने भी काफ़ी सारे एकदम चौंका भी दिया है। और अच्छा, जो आपने कहा कि जो बाहर के जो लोग अमेरिका के अंदर रह रहे हैं और जैसे 150 साल पुरानी पॉलिसी थी उनकी कि यहाँ पर जो भी हर किसी का स्वागत है, हर किसी देश के नागरिक का स्वागत है। लेकिन जो उन्होंने कुछ जैसे उनके जो बयान से जैसे अमेरिकन फर्स्ट या राष्ट्रवाद की जो बातें कही जाती हैं, ट्रंप के द्वारा लगातार कही जा रही हैं, तो उससे जो रंग भेद है या नस्ल भेद है, क्या वह जोर पकड़ेगा मामला ये? क्योंकि अमेरिका में भी हमने देखा कि पिछले कुछ अगर समय की बात करें तो कहीं न कहीं इस तरह के हिंसा के समाचार आए हैं, जो नॉन अमेरिकन जो लोग हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके प्रति कुछ हिंसा की घटनाएँ सामने आई हैं। तो ऐसे में नस्ल भेद या रंग भेद का खतरा है, जो दोबारा से ये विषय ज़्यादा प्रमुखता से उठ सकता है। क्या लगता है आपको? नहीं, बहुत समय के बाद वो रंग भेद की नीति अमेरिका में ज्यादा काम नहीं कर रही थी, क्योंकि जब से वो भी मेन स्ट्रीम में आने लगे तो व्हाइट ब्लैक का जो वहां था वो बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन एक नेचुरल जो टेंडेंसी है आदमी की कि भाई हम अमेरिकन है तो हम गोरे हैं, हम कालों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो कोई सोसाइटी में रहा है, कोई सोसाइटी में नहीं रहा है। जैसे हमारे इंडिया में अभी साउथ में है तो वहां पे SC ST या ब्राह्मणों के जात में डिस्प्यूट चलते हैं, लेकिन हक सबका, किसी का हक नहीं मारा जा रहा। ऐसे वहां पे हक किसी का नहीं मारा जा रहा है, लेकिन पसंद या नापसंद वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन धंधे का कंट्रोल, आप देखिए आज भी अमेरिका में 45% होटलें हमारे गुजरात के पटेलों के पास हैं। मोटल्स जो है छोटी छोटी जो रिमोट एरियाज में वो 85% है।
तो अब अमेरिकन को ऐसे लगने लगा है कि हम लोग कमाएंगे क्या? आपने तो बेरोजगारी जो आप भत्ता दे रहे थे उसमें तो लोग ड्रगिस्ट होने लगे। ये तो ऐसा ही है कि आपने शेर को बोल दिया कि तू जंगल का राजा है। शेर को नहीं पता है, हम लोगों ने अमेरिका को जंगल का राजा बना दिया। आज अगर वहां अंदर आप देखने जाइए तो वहां पे भी ड्रग्स का मेनियस बहुत है, गरीबी है, वहां पे भी बेकारी है। आप सिटीज दिखा रहे हो, और अभी अगर आप सर्च करें कि 10 सबसे ज्यादा वनरेबल सिटीज जहां पे लोग छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसे 10 अमेरिका में है। न्यूयॉर्क में लोग नहीं भाग रहे। और थोड़ा बहुत जो नुकसान बाइडन ने कर दिया था, बाइडन की रेजिम में उसने एक रूल बना दिया था कि मॉल या किसी स्टोर में से कोई $600 तक की कोई चोरी करके जाता है तो उस पर पुलिस कंप्लेन नहीं होगी, आपने उसको इंश्योरेंस में क्लेम कर लेना है। तो ये तो आपने लूट का लाइसेंस दे दिया था। तो हमारे यहाँ काफी लोग हमारे पड़ोस में भी हैं जिनके वहां पे होटल्स हैं, मॉल्स हैं, तो बोल रहे थे कि हम लोग बाकायदा समझ रहे हैं कि ये $600 का माल उठाया तो ये भाग जाएगा, वो दरवाजा खुलते ही भाग जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये धंधे वालों को भी वहां पे बड़ी दिक्कत थी। और इन्होंने बोल दिया सब लोग आ जाओ, सब नौकरियां करो, तो लोकल वालों की नौकरियां दबने लगी। ये प्रॉब्लम वहां से जैसे बढ़ने लगा तो फिर इनको लगने लगा कि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा। अभी जैसे आपने यहाँ पे कुंभ मेले में बोल दिया कि भाई सब दुकान पे अपने मालिक का नाम लिखेंगे ताकि पता चले हिंदू की दुकान से हिंदू ही सामान खरीदेगा। ये कल्चर अमेरिका में 9/11 के बाद भी शुरू हुआ था। वहां पे वो लिखते थे कि अमेरिकन ओनर, तो जो अमेरिकन है वो प्रेफर करेगा कि मैं अमेरिकन होटल में जाऊं। आज मजबूरी है कि जो हमारे गुजरात के या इंडिया के जो वहां पे होटल चला रहे हैं उनको मजबूरन अमेरिकन को ही मैनेजर रखना पड़ता, नहीं तो काउंटर पे गोरा नहीं देखेंगे तो चले जाते। तो धंधों में सारी ये कॉम्प्लिकेशन जो है उसको निकालने के लिए तो रंगभेद को, ये आप जो बोल रहे हो सही है कि उसको बढ़ावा मिलेगा। अभी कई वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि भाई गोरा नेबर होता है तो वो इंडियन या किसी और अफ्रीकन नेबर को बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्यों, तुम लोग हमारे रिसोर्सेज खा रहे हो। क्योंकि अमेरिका में एक ह्यूमन राइट्स को इतना बड़ा बढ़ा दिया था कि अगर आपके पास, आप इलीगल इमिग्रेंट हो लेकिन हॉस्पिटल में आप चले गए, इलाज हो गया, आपके पास पैसा नहीं है तो हॉस्पिटल आपको रोक नहीं सकती है, आपको छुट्टी दे देनी पड़ेगी। तो ये सारा बोझ गवर्नमेंट ट्रेजरी पे आ रहा है। उसको कम करने की पहली थोड़ी सी जो नीति है वो इसने फर्स्ट स्टेप ये लिया है। अभी खर्चा बचाने के चक्कर में देखिए सबसे बड़ा दादागिरी ये लोग पॉल्यूशन के बारे में करते थे। तो वहां पे एक पेरिस एग्रीमेंट जो था उसको, उससे पहले ही आते वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी निकल गया, इसमें भी निकल गया। अब वो चाहता है कि भाई मैं ज्यादा डोनेशन दूंगा नहीं। यूक्रेन का युद्ध तो बाइडन ने शुरू कराया था, इसी ने ये बोल के बंद करा दिया कि भाई यूरोपियन यूनियन को मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, आप अपने अपने हिसाब से मदद करो। तो वहां पे वो यूक्रेन वॉर भी वो रोकने में इस मामले में सक्सेसफुल हो गया। नेतन्याहू को पता है कि अभी वो ये पीस लीविंग, एक आप समझ लीजिएगा कि राजनीति में और व्यापारी में फर्क होता है। ट्रंप राजनीति कम है, व्यापारी बहुत ज्यादा है। 126 कंट्री में उसके ट्रंप टावर चलते हैं, वो सब जगह अपना कंस्ट्रक्शन, अपना बिजनेस वो देखना चाहता है। ऊपर से इसको सहारा मिल गया एलन मस्क का। तो ये इनका ज्यादातर फोकस जो होगा वो कैसे धंधा बढ़ाना है, कैसे वापस हमको मेन लाइन में आना है, कैसे अमेरिका का दबदबा बढ़ाना है। लेकिन वो तब तक आप बढ़ रहे थे जब तक कंपटीशन नहीं थी। अभी आपके वर्ल्ड में बहुत सारी कंपटीशन है। अफ्रीका पढ़ा लिखा हो गया, एशिया खंड में हम बैठे हैं, चाइना बैठा है, रशिया बैठा है, मलेशिया, और आप इस तरफ देख लीजिए हांगकांग, तो इनके पास रेयर अर्थ मटेरियल है जो कई लोगों के पास नहीं है, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपने दोस्ती निभानी पड़ेगी। आप दादागिरी करोगे तो शायद आप ही गुम हो जाओगे, क्योंकि आप सबसे बड़े इंपोर्टर हो। आज आप अनाज इंपोर्ट करते हो, आप सॉल्ट, फूड, सारा जो भी आप समझ लो सारा इंपोर्ट करते हो। आपके पास काम करने के लिए आदमी नहीं है, इसलिए आपने बाहर से आदमी बुलाए थे। अब आप उनको निकाल दोगे तो आपका काम कौन करेगा? मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इनकी नियति अभी एक ही है कि सरकारी खर्चा कम करके कैसे इसकी अमेरिकन इकोनॉमी बचाई जाए। सबसे बड़ा ब्रिक्स का वो खतरा समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, जो नागरिकता के ऊपर जो फैसला ट्रंप के द्वारा आया है कि जो वहाँ के जन्म बच्चा लेता था उसे नागरिकता मिल जाती थी वहाँ पर, तो इसको लेकर जो भारत के, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है भारत की वहाँ पर काम करती है, बहुत सारे युवा हैं अमेरिका में अपना जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत के जो लोग हैं उन पे किस तरह व्यापक इसका असर पड़ेगा और उसके क्या सुखद परिणाम होंगे, दुष्परिणाम सामने आएंगे, क्या लगता है? नहीं, इसमें आप देखिए अमेरिका में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उसका एक भी सिटीजन परेशान होता है तो अमेरिका उसके लिए उसी टाइम कानून बना देता है। एक लैंकन रिले करके एक लड़का था जिसका जॉर्जियन एक इलीगल इमिग्रेंट ने मर्डर कर दिया, उसी के बाद इमीडिएट वहां पे एक ये लैंकन रिले एक्ट बन जाता है। अब वो क्रिमिनल्स को वो बख्शेंगे नहीं, और इन्होंने अभी जो 40,000 लोगों को जेल में डाला है उसके सबके ऊपर क्रिमिनल केस है, तो उनको वो हटा देंगे। उसने पहले ही बोला कि मैं क्रिमिनलों को पहले निकाल दूंगा। तो कोई भी देश ये चाहेगा, जैसे हम चाहते हैं रोहिंग्यास हमारे देश में घुस के कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें। अब उनके पास कोई कार्ड नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी, वो बेरोजगार हैं तो वो क्राइम करेंगे। ये एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है।
तो ये चाहते हैं कि भाई जो अनऑफिशियल है वो गए। उसके बाद आपको याद हो तो एक यहाँ से प्लेन दुबई से जा रहा था निकारागुआ, वो एक्चुअली वहां पे अमेरिकन में घुसाने के लिए पूरे इंडियंस को वहां से 66 उसमें इंडियंस थे। अब वो पता चला कि 30-40 लाख रुपए में उन्होंने अनपढ़ों को वहां पे पढ़ा लिखा बता के भेजने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस ने वो प्लेन रोक लिया, इंक्वायरी हुई, उसको वापस भेज दिया, तो पैसे भी गए। अभी राहुल गांधी का आपने प्रोग्राम देखा, अमेरिका गए थे तो हरियाणा के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको चुपचाप मिलकर उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैंने 30-40 लाख रुपया देके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो राहुल गांधी ने बोला कि 30-40 रुपया हरियाणा में लगा लेते। बोले उतने रुपये में वहां क्या होगा, मेरा कोई काम, छोटी इंडस्ट्री तो मैं डाल नहीं सकूंगा और मैं चला नहीं सकूंगा, उतना मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन 30-40 लाख रुपया देने के बाद मैं यहाँ आया, अब मैं ट्रक चला रहा हूँ तो मेरे को 2.5 लाख रुपया हर महीने का पगार मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे बाबा माँ बाप ने जो जमीन बेची वो भी मैं वापस ला के दे सकूंगा। तो ये जो डिस्पैरिटी है, आदमी वहां पे इसलिए जा रहा है कि शांति से कमाना है, वहां पे आपको कोई गवर्नमेंट कोई परेशानी होती ही नहीं है, करप्शन का सिस्टम नहीं होता है वहां पे। बैंक बिल्कुल आपको मदद करने के लिए तैयार होती है, पुलिस आपको मदद करने के लिए तैयार होती है। ये सारा जो वीकनेस इंडिया में है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट लेने में आपको दिक्कत हो रही है। और अभी लास्ट 10 साल में तो हम देख रहे हैं कि करप्शन ने तो बिल्कुल अपना सिस्टम ही छोड़ दिया है। जो आदमी चाहिए करप्शन, जितना ज्यादा करप्शन करेगा उतनी बड़ी सीट मिलेगी उसको। तो ये जो हमने पूरा ढांचा खत्म कर दिया है, इसका अल्टीमेटली फायदा चाइना, रशिया और अमेरिका लेंगे और हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहेंगे अगर हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। जी जी, जी। अच्छा, जिस तरह से ट्रम्प ने जो डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो डब्ल्यूएचओ से अपने को विथड्रॉ किया है या पेरिस एग्रीमेंट से अपने को विथड्रॉ किया है, तो तमाम तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जिसमें अमेरिका का एक बड़ा दखल था, बड़ा एक प्रभावशाली दखल था, उनसे अपने को विथड्रॉ करने के पश्चात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख थी या अमेरिका के एक प्रभुत्व था, जो स्थापित था, उनका प्रभाव, उसमें कमी आएगी। और चाइना जैसे दूसरी जो देश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को पीछे करने की जुगत में हमेशा लगे रहते हैं, क्या उनका प्रभाव इन संस्थाओं में बढ़ेगा? जिससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी इसका विशेष रूप से अलग तरह से प्रभाव दिखाई देगा? नहीं, एक देखिए जिससे उनका दबदबा चलता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उसमें ज्यादातर प्रेसिडेंट अमेरिकन ही रहे हैं या यूरोपियन यूनियन से रहे हैं। उन्होंने ये सीट कभी किसी को दी नहीं। तो फायदे वाली दुकानें बंद नहीं करी है, उन्होंने खर्चे वाली दुकानें बंद कर दी। क्योंकि पॉल्यूशन में 40% पॉल्यूशन अगर वर्ल्ड का कोई कर रहा है तो वो अमेरिका और चाइना ही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो खर्चा आप अगर पर्यावरण बिगाड़ते हो, हमारी जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन लिया था कि पर्यावरण आपने बिगाड़ दिया और हम खर्चा क्यों करें। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज ने भी बोला, सब लोगों ने, और वो मीटिंग फेल हो गई। क्योंकि आप एक समझ लीजिए कि आपने पर्यावरण बिगाड़ दिया, अब आप हमारे पे सैंक्शन लगा रहे हो, आप ऑयल यूज करना बंद करो, आप कोल यूज करना बंद करो। तो हमने महंगा सब सामान कहाँ से लाना है, और उसमें फिर सब षड्यंत्र होना शुरू हो जाते हैं कि अभी हम सोलार पे आ रहे हैं, सोलार की एफिशिएंसी क्या है सबको पता नहीं होगा। लेकिन अमेरिका इस बात में खुश है कि अगर ये डाइवर्जन में जा रहे हैं तो इनका प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, जो अमेरिका चाहता है। और इसमें कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इंडिया को काटने के लिए सब तैयार बैठे। 140 करोड़ का जो देश है, इसमें सब कंट्रीज को हमारी जरूरत है। आप सिंपल गिनती मान लें कि अगर ये टेलीफोन वाले सब दौड़ दौड़ के, मोबाइल वाले यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि 80 करोड़ लोग हैं, 1 रुपया भी बढ़ा दो तो रोज की उनकी इनकम 80 करोड़ से बढ़ने लगती है। तो इतना बड़ा मार्केट कहीं पर भी नहीं है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, इसका फायदा उठाने की बजाय हम लोग लोकल पॉलिटिक्स में उलझ के रह गए। हमको क्या करना है हमको पता नहीं है, या तो हमको दो लोगों को सावकार करने के चक्कर में हमने 140 करोड़ को भिखारी बना दिया है। ये हमारी नीति है तो गलत है। इसमें हमको सोच के लेना पड़ेगा, या वही हालत होगा जो आज थोड़े दिन के बाद अगर हम ब्रिक्स में नहीं जाते हैं तो अमेरिका भी हमको कमाने नहीं देगा, ब्रिक्स वाले हमको साथ नहीं देंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ। ये हमारी विदेश नीति की शायद मैं समझता हूँ फेलियर है, इसको रिवर्क करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अपने को स्टैंड को कहाँ किस तरफ रखता है, ये भी बड़ा एक विषय हो गया भारत के दृष्टिकोण से भी। अच्छा, अगर पूंजीवाद की बात करें, अमेरिका एक पूंजीवादी देश के तौर पर हमेशा पहचाना जाता है। वो जिस तरह से एलन मस्क जो वहाँ के बड़े उद्योगपति हैं और दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों में एक हैं वो, उनका जिस तरह खुलकर ट्रम्प को समर्थन देना रहा है पूरे चुनाव के दौरान, तो ट्रम्प की बड़ा एक एलन मस्क का बड़ा योगदान माना जाता है ट्रम्प की जीत में। और स्पष्ट रूप से उसमें कोई उन्होंने छिपाया नहीं इस बात को। खुल के इन्होंने स्पष्ट रूप से समर्थन दिया है ट्रम्प को, एलन मस्क ने। और उसके राष्ट्रपति बनने के बाद एलन मस्क ने जिस तरह से गर्मजोशी से चीजें कही हैं, तो जो पूंजीवाद का जो दायरा है और एलन मस्क की जो पूरे दुनिया में छाए जाने की जो उनकी रीति है, क्या उसमें इजाफा होगा? और जिस तरह से एलन मस्क ने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को कह दिया उन्हें अब जाना चाहिए, तो दूसरे देशों की राजनीति में दखल क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है इनकी? नहीं, एक देखिए दोनों धंधादारी हैं।
लेकिन एक अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री देखो तो वहां पे 5% जो यहूदी हैं उन्होंने 95% इकोनॉमी पे हमेशा ही कंट्रोल रखा है। ऑयल कंपनीज जितनी भी साथ की साथ है सब ज्यूज की हैं। वहां पे फाइनेंस में आप ब्लैक रॉक और ये सब देख लो, ये क्या है, सब ज्यूज हैं। वर्ल्ड बैंक को फंडिंग करने वाले ज्यूज हैं। वहां पे ऐसी 7 बड़ी कंपनियां हैं जो ज्यूज की हैं। तो ऑब्वियस है कि उनकी जो पॉलिसी है, अभी कोई फॉरेन में किसी एक्सपर्ट को सुन रहा था, उसने बोला कि अभी पॉलिसी ट्रंप किसकी चलाएगा, तो उसने बोला नेतन्याहू की चलाएगा, क्योंकि नेतन्याहू बोलता है टेररिज्म खत्म करो। अब टेररिज्म आप ही क्रिएट करोगे, आप ही खत्म करोगे, तो आपको ऐसे लगने लगा जैसे मैंने बोला कि आपने उसको दुनिया का शेर बना दिया है। आपने ये नहीं समझा कि हड्डियां भी यही डालता है, खाता भी यही है। तो इसको अभी थोड़ा समझ में आ गया लोगों को। आज उसकी बड़ी, अगर आप हार मान के जाओ तो आपने टिकटॉक को बैन कर दिया, आपने इंडिया से तो बैन करवा दिया ये बोल के कि चलो चाइना है उसमें आपके डेटा चोरी कर रहा है, आपने बैन कर दिया। अब वहां पे इतना हल्ला गुल्ला हो गया एक हफ्ता बंद करने पर कि उसको लगा कि ये तो पब्लिक मेरे खिलाफ हो जाएगी, तो उसने एक नया सगुफा छोड़ दिया कि अच्छा एलन मस्क वो ले लेगा, आप चलाते रहो। अभी आप रील चला रहे हो, वो भी तो ओरिजिनली चाइनीज कंपनी है। तो चाइना ने अपना जब तक पैर पसारा कर रहा था तब तक आप सोए रहे ये समझ के कि चाइना क्या कर लेगा। चाइना तो छोटा सा गरीब देश है, लेकिन चाइना बहुत आगे निकल गया था, तब तक आपको समझ में ही नहीं आया। अब वो आपके पीछे आगे आंगन में आके बैठ गया है, वहां पे काम कर रहा है। अब कनाडा और मेक्सिको की परिस्थिति ये हो गई है कि वो चाइना से रिश्ता बिगाड़ ही नहीं सकते, वो कोलैप्स हो जाएंगे। और सबसे बड़ा खेल जो रशिया ने कर दिया है, वो उसने एक रास्ता जो शिपिंग का आपको सुएज कैनाल में, पनामा कैनाल में जो आपको दिक्कतें होती थी, उसका एक रास्ता निकाल दिया है उसने कनाडा के ऊपर से जाके यूरोप में पहुंचने का, जो 13,000 माइल कम होता है और 4 दिन का रूट कम हो रहा है। अब वो आज तक पॉसिबल नहीं था अंटार्कटिका के नीचे से, क्योंकि वहां पे बर्फ जमी रहती थी और जो आइस कटर शिप्स हैं वो चल नहीं पाती थी। अब इन्होंने, रशिया ने उसको एटम न्यूक्लियर शिप बना दिया है, वो वहां पे सालों साल चल सकती है। तो उसने वो जो कटर डाल दिया है, उससे एक रूट शुरू हो रहा है जिसमें कनाडा भी वहां पे पोर्ट बनाने की सोच रहा है, और कनाडा ने शायद 30,000 आदमी भर्ती भी कर लिए। तो कनाडा का वक्त चेंज होता दिखेगा तो वो चाइना रशिया के साथ जाएगा, अमेरिका को वहां पे मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये सारे जो समीकरण है, अब दोनों तरफ युद्ध सही है, अब कौन इसमें जीत पाता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब हवाई जहाज भेज के बमबारी करने से वो रशिया यूक्रेन की गेम्स में ही चला, उसके बाद अब नहीं चलेगा ऐसा लगता है, क्योंकि सब होशियार हो गए। ईरान ने भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, सीरिया में आपने घुसने की कोशिश करी है, लेकिन वहां पे और भी कोई चाल चल गई जहां पे वो आईसीआईएस का एक यूनिट आके वहां पे बैठ गया। तो अभी सब खेल खेलना शुरू करेंगे तो अब देखा जाएगा कि कौन जीतता है। जी बिल्कुल सही बात है। भविष्य बताया कौन जिसमें जीतता है। शह-मात का जो खेल चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति का, उसमें बड़े सवाल आने वाले समय में उसके जवाब भी मिलेंगे। अच्छा, साथ में जो आपने रूस की बात की, पुतिन की बात की। पुतिन भी लगातार अपनी जो उनकी नीतियाँ हैं उसको लेकर चर्चित हमेशा रहते हैं। जिस तरह से यूक्रेन पे लगातार इतने समय से युद्ध चल रहा है। ऐसे में ट्रम्प के आने के पश्चात जैसे उन्होंने पैर उस वहाँ से अपने निकाले हैं, तो उसका क्या फ़र्क पूरे रूस की जो पॉलिसी है उसपे यूक्रेन के साथ क्या फ़र्क दिखाई देगा? और साथ ही एक जो कनाडा को लेकर जो ट्रम्प का एक बड़ा खुलेआम उनका ऐलान है, राष्ट्रपति बनने से पहले से ही उन्होंने कह दिया था कि या तो हमारे साथ मिल जाइए आप या टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहिए। तो कनाडा पे इतना प्रेशर किस लिए ट्रम्प डालने लगातार, उसके पीछे उनका क्या कारण है या कौन-सी कूटनीति ऐसी है कौन जो कनाडा पे इतना प्रेशराइज़ वो है अपना कर रहे हैं? नहीं, अभी भी मैं समझता हूँ इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका एक, वो अभी भी ये शायद गलतफहमी है कि वो सैंक्शन लगाते ही जैसे लोग बिल्कुल आके उसके घुटने पे हाथ पांव जोड़ लेते थे, अब वो समय नहीं रहा। आपने बहुत समय से ईरान पे सैंक्शन लगा के रखा, ईरान कौन सा डूब गया? ईरान तो और पावरफुल हो गया। रशिया पे आपने सैंक्शन लगाया, कौन सा रशिया डूब गया? तो ये नहीं होता है, क्योंकि सब लोगों के पास कुछ ना कुछ मोनोपोली है। अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो जिन लोगों के पास, आज अफ्रीका भी आपको बता रहा है कि भाई मैं आपको यूरेनियम देता हूँ, मैं आपको रेयर अर्थ मटेरियल देता हूँ, तो उन लोगों ने भी अपने अपने जो खजाने थे वो ढूंढ निकाले। तो सबको सबकी जरूरत पड़ेगी। चाइना वहां पे इकोनॉमिकल घुस गया है, जिबूटी में सब बैठे हुए हैं, लेकिन जिबूटी से आगे कोई नहीं निकला। चाइना ने जिबूटी से लेके अडीस अबाबा तक आपकी रेलवे लाइन डाल दी, आपने उनका माल सामान ढोने का बिल्कुल सस्ता रास्ता कर दिया। तो अब ये कंट्रियों को तय करना पड़ेगा कि हमको डंडे का धंधा करना है या धंधे का धंधा करना है। अब दोनों का डिफरेंस ये, अमेरिका डंडे का धंधा करेगा, चाइना धंधे का धंधा करेगा, उसको पता है, वो करके दिखा रहा है। आज अफ्रीका में आज नहीं है, वो 20-25 साल से वहां पे ये डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अब उनको डरना है या उनको धंधा, लेकिन कभी भी चाइना ने पैसा देने के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह आप पे सैंक्शन नहीं लगाया है। वो पैसा नहीं होता है तो उनसे माल खरीद लेता है। तो ये जो दोनों चीजों में डिफरेंस आ रहा है, उसमें अमेरिका अपना रवैया या तो चेंज करेगा या सबसे दुश्मनी करेगा, तो कब तक जिएगा?
अब उसको ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए कि क्योंकि वो जो नॉर्थ वेस्ट जो हाईवे सी रूट बनेगा ऊपर से जाके कनाडा से रशिया टू यूरोप, उसको रोकने के लिए ये सोचता है कि मैं ग्रीनलैंड में जाके बैठ जाऊं तो ये रोकूंगा। लेकिन आपको कोई भी कंट्री ऐसे दे नहीं देगा ना, उनका आपका तो था नहीं। अभी आपने पनामा का नाम बदल दिया, उससे क्या होगा? तो ये कोशिशें जो कर रहे हैं वो नया नया आया है, धीरे धीरे वो मेरे ख्याल से उनको समझ में आ जाएगा कि 19-20 कैसे होता है। इतना आसान नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूँ। ये तो अभी भी एक इंप्रेशन खड़ी करके कि अमेरिका ने बोल दिया, डर गया, हम लोग डरेंगे तो शायद हम बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि हमारी भी तो हमारे पास भी तो शक्तियां हैं। और चाइना जिनसे जो बोल रहे हैं उनको भी अभी धंधा करना है तो वो भी अपना रवैया बदल देंगे। आज आप रशिया अफगानिस्तान में घुसने के बाद आपने उसको आतंकवादी देश बना के रखा था, आज अफगानिस्तान की इकोनॉमी हमसे ज्यादा अच्छी हो गई है। एक वहां से टेबा रिवर चलती है, उसमें 250 किलोमीटर की नहर बना के 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन को उन्होंने उपजाऊ बना दिया और वहां पे गेहूं उगा रहे हैं। अब वो आइडिया कौन दे रहा है इनको? क्योंकि यूक्रेन सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर था, वो खत्म हुआ है, तो उसकी जगह तालिबान वाले समझ गए कि धंधा करना ठीक है, हथियारों का बहुत खेल हो गया, तो अब वो व्यापारी बनना चाहते हैं। उन्होंने अपना ड्रग्स का भी जो धंधा है वो काफी लिमिट करके उन्होंने बोला एग्रीकल्चर में चले जाओ। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये काफी जगह पे अपने समीकरण बदल रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि हम लोग ने अगर राज करना है तो हमारी पब्लिक को खुश रखने के लिए हमको इकोनॉमिकल एडवांसमेंट कैसे करना है, उस रास्ते पे सब चल पड़े हैं। उसमें अब हथियार जीतता है या इकोनॉमी जीतती है, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि हथियार जीतता है या आर्थिक जो नीतियाँ हैं वो जीतती हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर संपन्न किसी भी देश का नागरिक होता है तो निश्चित रूप से उसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं हम बिना भारत की अगर बात करें अमेरिका के दृष्टिकोण से, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते उनके पिछले कार्यकाल के दौरान रहे ट्रंप के। लेकिन जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, हम देख रहे हैं कहीं न कहीं बेरुखी या रूखा स्वभाव, रूखा व्यवहार ट्रंप के द्वारा भारत के प्रति दिखाई देता है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत निमंत्रण देने की बात हो, वो नहीं दिया गया, तमाम तरह की कयासबाजी भी लगती रही। तो ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो उनका बेरुखा व्यवहार दिखाई देता है देश के भारत के प्रति, उसका क्या प्रभाव, क्या उसके मायने राजनीतिक तौर पर, और वह क्या इतना महत्वपूर्ण क्यों हो चला है? नहीं, इस पे तो प्रशांत जैसा है, देखो सुब्रमण्यम स्वामी जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं। उन्होंने न्यूज जी के प्रोग्राम में सीधा बोल दिया कि जब अमेरिका गए मोदी जी, उनको ऐसा लगा कि भाई ट्रंप तो हार ही जाने वाला है, क्योंकि इनके तो चाणक्य नीति से ये अनुमान लगा लेते हैं। उनको लगा वहां पे भी इलेक्शन कमीशन बैठा होगा तो वो जिता देगा बिडेन को, लेकिन वो हुआ नहीं। इसका रीजन क्या था कि जब उसने फोन किया मिलने को, उसने पब्लिकली बोल दिया था कि मेरा दोस्त आया इंडिया से, मैं मोदी से मिलूंगा। तो ये पब्लिक कमिटमेंट हो गया उसके लिए। और फिर आपने वहां से उनको एकदम रूखा सा जवाब दे दिया उनके ऑफिस से कि भाई उनको टाइम नहीं है। ये शायद उनकी बात सही है कि ट्रंप ने ये मन पे ले लिया है, और नहीं तो इतना बड़ा धोखा नहीं करता, क्योंकि उसको इंडिया से रिलेशन रखना है, मोदी से नहीं। तो वो शायद बुला लेता, तो उसने उतना ही किया कि भाई आपने इंडिया को इनवाइट किया, मोदी को नहीं किया। तो क्योंकि एक कूटनीति में एक नियम होता है कि यहाँ पे भी जब भी कोई डिग्निटरी आता है तो वो सरकार से मिलता है, ऑपोजिशन वालों से भी मिलता है। ये एक नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है। लेकिन आपने किसी को मिलने नहीं दिया और आप जाते हो तो मिलते नहीं हो। अब बाइडेन आए नहीं, आपने जब भी बाइडेन से भी तो आपने रिश्ता बुरा कर लिया था, जब आपने वहां जाके बोला कि अब की बार ट्रंप सरकार हमको किसी के देश में दखल दोगे तो इसका नतीजा यही होगा। ये हमको शायद अभी समझ लेने की जरूरत है। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है कि विदेशी नीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम किस तरह से अपनी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत कुछ संबंध देशों के संबंध पर भी निर्भर करता है कि किस तरह के संबंध हम बनाना चाह रहे हैं देशों के राष्ट्राध्यक्ष से या राज्य देशों के साथ। अच्छा, अगर गौतम अडानी की बात करें, क्योंकि अब जो केस चल रहा है अमेरिका के अंदर गौतम अडानी का, उस पर क्या असर पड़ेगा? सरकार बदलने का क्या उस पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, असल में तो ऐसा है, देखो आज भी उन्होंने टॉप अमेरिकन कंपनीज को अपने वकील रख लिए हैं, क्योंकि वहां पे कोर्टें सरकार के इशारे पे नहीं चलती हैं। कोर्ट अपने इंडिपेंडेंट है। एक ही है कि ट्रंप के पास, जैसे उन्होंने 1500 लोगों को कल पार्डन कर दिया, तो प्रेसिडेंट पार्डन बहुत बड़ी चीज होती है। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे कितना कारगर हो सकता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में वो तो राह देखेंगे कि जैसे कोर्ट इनको सजा करेगी तो शायद ट्रंप अगर कुछ हुआ। लेकिन ट्रंप इसको लंबा चलाने की उम्मीद में रहेगा, तब तक इंडिया को थोड़ा प्रेशर करके सके कि ब्रिक्स में वो ज्यादा जाके अपना भाग न ले। तो ये भी एक कूटनीति है। वो प्रेशर में इंडिया को इसलिए रखेंगे कि या तो मोदी जी अडानी को बचाने की कोशिश करें, या वो लटकती हुई तलवार रखेगा। तो ये हो जाएगा कि अभी केस तो चलेगा, केस चलेगा, वहां पे कोर्ट पे किसी का प्रेशर चलता नहीं है। उसका क्या नतीजा निकलता है वो तो समय बताएगा।
कोर्ट है, लेकिन इंडिया की नहीं है कि वो प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट के बाद एक बड़ा हथियार है लास्ट में कि वो उसको पार्डन दे सकता है, बस उतना ही है। लेकिन अमेरिकन लोगों का पैसा डूबा है, इसलिए इतना आसान नहीं होगा, उनको उनकी पब्लिक को भी जवाब देना पड़ता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा कि आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो उनकी जो जवाबदेही है अमेरिका के नागरिकों के प्रति, वह भी बहुत बड़ी उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं बातों के साथ चर्चा को विराम भी देते हो। आपने पूरे विषय को जिस तरह से पूरा व्याख्या की है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर समझ में आएगी। प और पता चलेगा उन्हें अमेरिका की जो राजनीति है किधर जा रही है, उसकी दिशा और दशा आने वाले समय में क्या हो सकती है और दुनिया भर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे बस आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।